हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बेयरिंग। और बेयरिंग कितने टाइप का होता है इसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। तो बेयरिंग क्या है? बेयरिंग एक मशीन का एलिमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं। दो मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है और जो थ्रस्ट फोर्स है उसको भी रिड्यूस किया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स हो, थ्रस्ट हो, इसको रिड्यूस किया जाता है क्योंकि दो मूविंग पार्ट में जब सडन कोलिजन होता है तो उस टाइम में क्या होगा, इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, उसको रिड्यूस करेगा। और दो मूविंग पार्ट जब आपस में जब घिसेगा दो मूविंग पार्ट, तो अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए भी हम लोग बेयरिंग लगा देते हैं ताकि दोनों में सरफेस कांटेक्ट घट जाए। उसमें स्पेरिकल बॉल्स लगाते हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे स्पेरिकल बॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉल बेयरिंग, जिसमें हम लोग बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटा छोटा ये सब बॉल है तो इसमें बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बॉल बेयरिंग पड़ा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराते हैं और इससे उसका थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शन को रिड्यूस कराते हैं मशीन को दो मूविंग पार्ट्स में। अब जो ये बेयरिंग है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ पाइवोट बेयरिंग एंड सेकंड वन इज़ कॉलर बेयरिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, पाइवोट बेयरिंग और कॉलर बेयरिंग में। तो सबसे पहले पाइवोट और कॉलर का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा आपका पाइवोट बेयरिंग और कॉलर बेयरिंग का डायग्राम। जैसे कि यहाँ 1, 2 और 3 ये तीन डायग्राम जो है ये आप पाइवोट बेयरिंग का है और ये दो डायग्राम आपका कॉलर बेयरिंग का। देखिए इसको कॉलर कहते हैं, ठीक है ना। पाइवोट का मतलब होता है कि एक इंड उसका फिक्स किया हुआ है। पाइवोट का मतलब एक इंड फिक्स किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर शेप का है फिर भी फिक्स किया हुआ है शाफ्ट, या स्पेरिकल हो सकता है, ये आपका स्पेरिकल हो सकता है, ठीक है। फ्लैट पाइवोट, फ्लैट पाइवोट का मतलब है कि इसका जो लास्ट एंड है वो फ्लैट होना चाहिए, बस फ्लैट पाइवोट कहलाएगा। कोनिकल पाइवोट मतलब ये कोन शेप का बना हुआ है तो इसको हम लोग कोनिकल पाइवोट कहेंगे। और ये आता है ट्रेपेजिडम शेप का आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसकेटेड पाइवोट। और आपका कॉलर जो है सिंगल फ्लैट कॉलर होगा जिसमें एक कॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये जो शाफ्ट है वो इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता ये, क्योंकि ये कॉलर इसको क्या करेगा, रोक देगा। कॉलर इसको रोक देगा तो इसको कहते हैं कॉलर, ठीक है ना। जैसे कि आप नट बोल्ट में देखे होंगे, नट के ऊपर में कॉलर लगाया हुआ रहता है, तो ये रहा कॉलर। और ये मल्टीपल फ्लैट कॉलर है जिसमें नंबर्स ऑफ कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को घटाया जा सके। जो मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ प्रेशर होगा, पर यूनिट एरिया को लगेगा फोर्स, तो उसको कम करने के लिए ये नंबर्स ऑफ कॉलर लगाया जाता है। क्योंकि एक कॉलर रहा तो वो क्या करेगा, मे बी अगर फोर्स ज़्यादा रहा तो तोड़ देगा, बट अगर नंबर ऑफ कॉलर रहेगा तो वो क्या करेगा, सस्टेन कर लेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का जो क्षमता है उसको घटाने के लिए हम लोग मल्टीपल कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। होप आपको डायग्राम से बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है पाइवोट और कॉलर बेयरिंग का। द रोटेटिंग शाफ्ट आर फ्रीक्वेंटली सब्जेक्टेड टू एक्सियल थ्रस्ट। जैसे कि रोटेटिंग शाफ्ट है, अभी आपको जो फिगर समझा रहे थे वो रोटेटिंग शाफ्ट है, उसमें क्या होगा कि एक्सियल थ्रस्ट लगेगा, ठीक है ना। कैसे लगेगा वो आप फिर से एक बार डायग्राम देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ एक्सियल थ्रस्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे ये आपका है कॉलर बेयरिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस शाफ्ट में क्या होगा कि मशीन का बाकी भार है इसके ऊपर में, मशीन का सारा भार इसके ऊपर में अगर होगा, ऊपर में मशीन का कुछ भार तो इसमें भी होगा इस शाफ्ट में। तो एक इंदर की ओर इसी एक्सिस के अलोंग में एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, उसको हम लोग एक्सियल फोर्स बोलेंगे। और जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसको हम लोग रोटेटिंग बॉडी में एक्सियल थ्रस्ट लगेगा अलोंग द एक्सिस। तो उसी तरह से अलोंग द एक्सिस जब कोई रोटेटिंग शाफ्ट में अलोंग द एक्सिस जब कुछ लगेगा, फोर्स लगेगा, तो उस टाइम क्या करना होगा हम लोग को, कॉलर बेयरिंग, यहाँ कॉलर का इस्तेमाल करके इसमें बेयरिंग सेट करना होगा ताकि ये रोटेट कर सके। और नहीं तो आपको यहाँ पे जब ये दोनों सरफेस के यहाँ जैसे कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप लगाना होगा बेयरिंग, ताकि वो क्या करे, फ्रीली मूव कर सके। क्योंकि ऊपर से लोड भी लग रहा है और इसको मूव भी करना है, ठीक है ना। ऊपर से लोड भी लग रहा है और इसको मूव भी करना है, तो कैसे कर पाएगा बिना, क्योंकि फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा ना, ये तो इसको पकड़ के रख लेगा, फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे में बॉल बेयरिंग लगाते हैं, ठीक है ना। हर एक में यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगाया जाता है ताकि मेरा शाफ्ट रोटेट भी करे और जो एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है उसको बेयर भी कर सके, उसको भी झेल सके। तो इसीलिए बोल रहा है कि कोई भी मशीन में जो रोटेटिंग शाफ्ट है आर फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू एक्सियल थ्रस्ट। जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसमें एक्सियल थ्रस्ट लगना आम बात है।
द बेयरिंग सरफेस सच एज पाइवोट एंड कॉलर बेयरिंग, जो बेयरिंग सरफेस है जैसे कि पाइवोट और कॉलर बेयरिंग आर यूज टू टेक दिस एक्सियल थ्रस्ट ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। और मतलब एक्सियल थ्रस्ट जो है रोटेटिंग शाफ्ट का एक्सियल थ्रस्ट को ले लेता है। कौन ले लेता है? तो पाइवोट बेयरिंग और कॉलर बेयरिंग जो है इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो जो एक्सियल थ्रस्ट है उसको वो बेयर कर लेता है, झेल लेता है। द प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ द शिप, जैसे कि शिप का जो प्रोपेलर शाफ्ट है जिसकी मदद से, जिसमें फैन लगाया हुआ रहता है और उससे आगे की ओर वो मूव करता है, जब शिप आगे की ओर मूव करता है जिसमें वो जो पंप या फैन लगाया हुआ रहता है उससे क्या होता है, वाटर को वो पीछे की ओर धकेलता है, ठीक है ना, वाटर को पीछे की ओर धकेलता है तो आगे से पूरा वाटर का जो फोर्स है उसको वो झेलेगा ना, ठीक है ना। तो प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ द शिप में भी ये केस लगता है। द शाफ्ट ऑफ स्टीम टरबाइन में भी लगेगा। वर्टिकल मशीन, कोई भी मशीन है जो वर्टिकल खड़ा है ना, वाई एक्सिस में खड़ा है, तो उसमें भी ये आपका एक्सियल थ्रस्ट लगेगा। आर द एग्जाम्पल ऑफ शाफ्ट विच कैरीज एक्सियल थ्रस्ट, तो ये सब जो प्रोपेलर शाफ्ट है शिप का या फिर शाफ्ट है स्टीम टरबाइन का या कोई वर्टिकल मशीन है, तो इन सब में क्या होगा, एक्सियल थ्रस्ट आपका लगने वाला है। तो उसी को बेयर करना है हम लोगों को, किसकी मदद से? तो पाइवोट करके कीजिए, मतलब पाइवोट मतलब एक साइड में पूरा एंड कर दीजिए। जो पाइवोट जब कर देते हैं तो उसी को हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग भी कहते हैं। फुट स्टेप बेयरिंग कहते हैं क्यों? क्योंकि एक एंड में पूरी तरह से वो लॉक किया हुआ रहता है और उसके अंदर में बॉल बेयरिंग लगाते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग कहते हैं। जब एक साइड में इंटरलॉक हो जाए, एक साइड में इंटरलॉक हो जाए तो उसको हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो पाइवोट बेयरिंग को हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग भी कहते हैं। तो द बेयरिंग सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, जब शाफ्ट के एंड में जब बेयरिंग सरफेस लगाते हैं शाफ्ट के एंड में, है ना, टू टेक द एक्सियल थ्रस्ट, किस लिए? एक्सियल थ्रस्ट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइवोट बोलेंगे। समझ आया कि द बेयरिंग सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट टू टेक द एक्सियल थ्रस्ट, है ना, किसी भी शाफ्ट के एंड में जब हम लोग बेयरिंग सरफेस लगाते हैं एक्सियल थ्रस्ट को लेने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइवोट बोलेंगे, ठीक है ना। द पाइवोट मे हैव अ फ्लैट सरफेस और कोनिकल सरफेस, अभी मैंने आपको दिखाया फिगर में कि ये फ्लैट भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, या फिर ट्रेपेजियम शेप का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग कॉलर बेयरिंग देखते हैं। द कॉलर मे हैव अ फ्लैट बेयरिंग सरफेस और कोनिकल बेयरिंग सरफेस, बट द फ्लैट सरफेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो कॉलर बेयरिंग है उसमें भी आपका ये फ्लैट सरफेस हो सकता है और कोनिकल सरफेस भी हो सकता है, बट हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ये फ्लैट सरफेस का ही इस्तेमाल करते हैं। देयर मे बी ए सिंगल कॉलर, इसमें क्या होता है, सिंगल कॉलर भी हो सकता है और सेवरल कॉलर भी हो सकता है, एलोंग द लेंथ ऑफ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। और जब नंबर ऑफ कॉलर का इस्तेमाल होगा तो उसमें क्या होगा, किस लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ कॉलर? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को घटाने के लिए। प्रेशर का जो क्षमता है आपको बताए थे, नंबर ऑफ कॉलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो क्षमता है उसको घटाने के लिए करते हैं। अब जब इतना पढ़ चुके हैं तो इसके बाद अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई बेयरिंग सरफेस है और वो बेयरिंग सरफेस जब न्यू होता है उस टाइम में थोड़ा डिफरेंस होता है, और जब वो वही बेयरिंग सरफेस जब पुराना हो जाता है उस टाइम में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब कोई भी बेयरिंग पूरा न्यू रहेगा उस टाइम में क्या होगा कि उसमें जो भी एक्सियल थ्रस्ट लगेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। जो भी एक्सियल थ्रस्ट आपको लगेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये आसानी होगा उसको कि उसमें जो भी वियर हो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना, न्यू केस में। लेकिन जब वो पुराना हो जाए वही बेयरिंग तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका एक्सियल थ्रस्ट होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना, और जो वेयर टियर होगा वो भी आपका यूनिफॉर्म होना बंद हो जाएगा। तो एक बेयरिंग का स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या एज्यूम करके चलना पड़ता है, ताकि हम लोग का स्टडी, चूँकि हम लोग क्या करते हैं आइडल केस में स्टडी किया जाता है, तो हम लोग को दो केस एज्यूम करके चलना होगा कि प्रेशर इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बेयरिंग सरफेस, कि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरा बेयरिंग सरफेस में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि वियर इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेयरिंग सरफेस, और जो वियर हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है थ्रू आउट द बेयरिंग सरफेस, ये आपको मान के चलना होगा। अब हम लोग पाइवोट बेयरिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं। पाइवोट बेयरिंग के बारे में तो आप समझ चुके हैं, लेकिन जो भी आप लिखे हैं वो ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो फिर से यहाँ पे बेयरिंग के छोटा छोटा पॉइंट्स आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ।
कि अ बेयरिंग दैट सस्टेन द फुट ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट, जो भी वर्टिकल शाफ्ट का फुट को सस्टेन करे, फुट को पकड़ करके रखे, है ना, और स्पिंडल, है ना, फुट ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट और स्पिंडल इज नोन एज पाइवोट बेयरिंग। ठीक है, तो पाइवोट बेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए कि फुट ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट, किसी भी वर्टिकल शाफ्ट का फुट को, या है ना, उसको पकड़ करके रखना होगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, पाइवोट बेयरिंग कहेंगे। पाइवोट बेयरिंग आर फ्रिक्शनल लेस बेयरिंग दैट आर सुटेबल फॉर पाइवोटल, एंगुलर और ऑसिलेटिंग एप्लीकेशन। ये जो पाइवोट बेयरिंग है वो फ्रिक्शनल लेस बेयरिंग है, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है ना, और ये सूटेबल किसके लिए है, पाइवोटल, एंगुलर या ऑसिलेटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ आता है। देखिए पाइवोट बेयरिंग का एग्जांपल है कि यहाँ पे आपका ये आपका रहा एंड पोर्शन, ठीक है, और यहाँ से जो ये शाफ्ट आपका लगने वाला है, इसके नीचे यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगेगा। जब इस पोर्शन में अंदर साइड में लगा हुआ है, ये आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, तो अंदर साइड में जब बॉल बेयरिंग लगेगा और ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अंदर में स्पेरिकल बॉल लगा हुआ है, तो ये आसानी से शाफ्ट जो है वो रोटेट कर पाएगा। ठीक है ना। पाइवोट बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज फुट स्टेप बेयरिंग। मैं बताया था कि पाइवोट बेयरिंग को ही फुट स्टेप बेयरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाइवोट बेयरिंग में। देखिए यहाँ पे ये पाइवोट बेयरिंग है, जिसमें यहाँ पे फ्लैट पाइवोट बेयरिंग और ये आपका शाफ्ट है, दोनों को यहाँ पे इस तरह से बेयरिंग लगाया हुआ है। इसका जो डायमीटर है वो आपका ये पूरा डायमीटर होगा, रेडियस है dr, है ना, r रेडियस में हम लोग एक कट करके इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन हम लोगों को डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ फॉर्मूला में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए W क्या है, लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बेयरिंग सरफेस, कि कितना लोड ट्रांसमिट हो रहा है बेयरिंग सरफेस में, कितना लोड आने वाला है, W लोड। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ द बेयरिंग सरफेस, P क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ बेयरिंग सरफेस बिटवीन द रबिंग सरफेस, एंड म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, वी विल कंसिडर द फॉलोइंग टू केस व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म प्रेशर एंड देयर इज यूनिफॉर्म वियर। यहाँ पे दो केस कंसिडर्ड होगा, पहला यूनिफॉर्म प्रेशर एंड सेकेंड वन यूनिफॉर्म वियर। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म प्रेशर में क्या होगा, यूनिफॉर्म वियर में क्या होगा, इन दोनों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो पावर होता है, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो भी टॉर्क आपका लग रहा है, टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से, तो टी टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी 2πn/60 होता है ना एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो 2πn/60, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, है ना, पावर लॉस निकाल सकते हैं, इसको कितना पावर इसमें लग रहा है। ठीक है, और अभी जब हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर कंसिडर करेंगे, उस टाइम जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा, वो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, T = 2/3 म्यू WR फॉर्मूला लगाना होगा, वेयर T क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क, 2/3 कांस्टेंट, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W लोड, R रेडियस। तो जब हम लोग का यूनिफॉर्म प्रेशर गिवन हो, है ना, कब, जब हम लोग पाइवोट बेयरिंग का बात कर रहे हो, जब हम लोग पाइवोट बेयरिंग का बात करेंगे और जब यूनिफॉर्म प्रेशर गिवन होगा, तो T = 2/3 म्यू WR यूज़ करेंगे। और ऑन कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर, जब हम लोग यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करेंगे, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 1/2 म्यू WR। म्यू WR यहाँ भी है, म्यू WR यहाँ भी है, लेकिन जब हम लोग यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करेंगे तो यहाँ 1/2 होगा। और जब फ्रिक्शनल टॉर्क कंसिडर करेंगे, कब हम लोग, जब यूनिफॉर्म प्रेशर, फ्रिक्शनल टॉर्क जब यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे तो 2/3 आएगा कांस्टेंट में, और जब यूनिफॉर्म वियर रहेगा तो 1/2 आएगा फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब वर्टिकल शाफ्ट 150 mm इन डायमीटर रोटेटिंग एट 100 RPM। ठीक है, एक वर्टिकल शाफ्ट है जो कि 150 mm डायमीटर है, उसका रोटेट हो रहा है 100 RPM से, रजिस्ट ऑन द फ्लैट इंड फुट स्टेप बेयरिंग, द शाफ्ट कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 20 kN। लोड दे रखा है W मतलब, ठीक है, R देखिए डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकल जाएगा, N दे रखा है तो ओमेगा निकल जाएगा। एज्यूम यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.05। ठीक है, और आपको क्या एज्यूम करने बोला गया है, यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अब देख लीजिए यहाँ लिख दिया यूनिफॉर्म प्रेशर, अगर यूनिफॉर्म वियर रहता तो यूनिफॉर्म वियर करके करते हैं। एस्टिमेट द पावर लॉस इन द फ्रिक्शन, और कितना पावर लॉस हो रहा है वो आपको निकालना है।
तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, डी डायमीटर 150 mm, तो रेडियस निकल जाएगा 150 को 2 से डिवाइड कीजिए 75 mm, इसको मीटर में चेंज करिए तो 100,000 से डिवाइड करना होगा तो 0.075 मीटर आ जाएगा। आरपीएम गिवन है 100 आरपीएम, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा 2 पाई एन बाई 60, और 2 पाई एन कितना है 100 बाई 60, सॉल्व करने के बाद 10.47 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद जो टोटल लोड है वो लोड कितना गिवन है 20 किलो न्यूटन गिवन है, 20 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.05 हो जाएगा। ओके, वी नो डैट फॉर अ यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना आएगा एक यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको पता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2/3 म्यू WR होता है, तो 2/3 म्यू WR लगा देंगे। 2/3 म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए 0.05 गिवन है, और W कितना गिवन है तो 20 किलो न्यूटन को किलो को चेंज करके 20 इंटू 10 का पावर 3 कर चुके थे, तो 20 इंटू 10 का पावर 3 हो गया। और क्या है रेडियस है, तो रेडियस देखिए 0.075 है रेडियस, तो 0.075 यहाँ पे लिख देंगे, तो टोटल सॉल्व करने के बाद आएगा 50 न्यूटन मीटर। तो ये तो हो गया आपका फ्रिक्शनल टॉर्क। अब जब पावर लॉस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पावर जो है वो टॉर्क को मल्टीप्लाई किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी से, तब जाके टॉर्क पावर निकलेगा। तो टॉर्क कितना निकला हम लोग का 50 न्यूटन मीटर निकला, तो 50 इंटू एंगुलर वेलोसिटी देखिए आप ऊपर में एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, जब एन आपको गिवन है तो ओमेगा 2 पाई एन बाई 60 लगा करके आप एंगुलर वेलोसिटी पहले ही निकाल चुके हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10.47 लगा करके सॉल्व कर लीजिए, तो 523.5 वाट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, तो W यहाँ पे वाट होगा यूनिट। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लैट कॉलर बेयरिंग। अभी हम लोग फ्लैट पाइवोट बेयरिंग देखें, अभी हम लोग कॉलर बेयरिंग देखते हैं। तो कॉलर बेयरिंग का फिगर से ही आप समझ चुके हैं कि कॉलर किस तरह से रहता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला हुआ है उसी को हम लोग कॉलर कहते हैं, और इससे कॉलर की मदद से हम लोग क्या करते हैं फ्रिक्शन और जो एक्सियल थ्रस्ट है उसको बेयर करते हैं। अ थ्रस्ट बेयरिंग हैविंग ए सुटेबली फॉर्म्ड फेस और फेस दैट रजिस्ट द एक्सियल प्रेशर ऑफ वन और मोर कॉलर ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट इज नोन एज कॉलर बेयरिंग। इसको हम लोग कॉलर बेयरिंग कहेंगे। A collar bearing or simply a collar is provided at any position along the shaft and bear the axial load on mating surface। और जहाँ पे दोनों बेयर मिलेगा वहाँ पे वो एक्सियल लोड को बेयर करेगा। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द कॉलर मे बी प्लेन नॉर्मली टू द शाफ्ट। आपको पता है कि जो कॉलर है उसको वो प्लेन फ्लैट भी हो सकता है और कोनिकल शेप का भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्लैट सरफेस यूज़ करते हैं। देखिए फ्लैट सरफेस भी हो सकता है और कोनिकल भी हो सकता है। ठीक है, कोनिकल भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा ये बेयरिंग है आपका। ठीक है, जिसमें आपको नीचे में देखिए कॉलर निकाला हुआ है। तो इसके बाद हम लोग इसी चीज़ का एक और डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। ये आपका सिंगल कॉलर में है, ये आपका मल्टी कॉलर में है, और इसमें जो रेडियस होता है ये शाफ्ट का रेडियस R2 इनर रेडियस और R1 आउटर रेडियस कॉलर का रेडियस होता है। ठीक है, कॉलर का रेडियस होता है। W लोड लग रहा होगा, तो इस टाइम में R1 जो है वो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द कॉलर एंड R2 इंटरनल रेडियस ऑफ द कॉलर। और अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका एरिया सिर्फ निकाला जाता है कॉलर का, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जो आउटर रेडियस है माइनस इनर रेडियस करेंगे तो जो जितना कॉलर निकला हुआ एक्स्ट्रा पार्ट उसका एरिया आ जाएगा। और इसमें भी हम लोग का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर जब कंसिडर करेंगे उस टाइम कितना टॉर्क होगा, और जब हम लोग यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करेंगे तब कितना होगा वो लिख लेना है। तो आपको दिखने के लिए मिलेगा कि जो हम लोग पाइवोट में जो फॉर्मूला पढ़े थे सेम फॉर्मूला लगभग यहाँ पर भी है। यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर दोनों ही केस में जो कॉलर बेयरिंग है उसमें भी सेम फॉर्मूला है। देखिए जो टॉर्क है वो कितना है 2/3 म्यू W R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और अगर आपको पाइवोट वाले का याद होगा तो हम लोग क्या किए थे पाइवोट वाले में 2/3 म्यू, देखिए मैं लिख रहा हूँ, जब पाइवोट वाला पढ़े थे तो T इज इक्वल टू क्या आया था 2/3 म्यू W R
यही आया था। यहाँ पे सिर्फ आर के बदले क्या यूज़ करेंगे, ये वाला पोर्शन। जब यूनिफॉर्म प्रेशर का बात होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2/3 म्यू डब्ल्यू तो यहाँ पर भी है। तो बस रेडियस को हटा करके यहाँ पे इक्विवेलेंट रेडियस लगाना होगा, r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब बाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, कॉलर बेयरिंग के लिए। और जब यूनिफॉर्म वियर का बात होगा तो यूनिफॉर्म वियर में जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, कि जब पाइवोट वाला देखे थे तो उस टाइम आया था 1/2 म्यू डब्ल्यू आर, बट यहाँ पे आ जाएगा 1/2, बट यहाँ पे क्या आएगा 1/2 म्यू डब्ल्यू r1 प्लस r2। ओके, 1/2 म्यू डब्ल्यू r1 प्लस r2 आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अ थ्रस्ट शाफ्ट ऑफ अ सीप हैज 6 कॉलर, इसमें कितने कॉलर यूज हैं, 6 कॉलर ऑफ 600 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 300 mm इंटरनल डायमीटर। द टोटल थ्रस्ट फॉर द प्रोपेलर इज 100 किलो न्यूटन, टोटल लोड लग रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.12 एंड स्पीड ऑफ इंजन इज 90 rpm, अगर स्पीड है तो फाइंड द पावर एब्जॉर्ब इन द फ्रिक्शन एट द थ्रस्ट ब्लॉक एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म वियर। मतलब दोनों ही केस में आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है, यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में भी और यूनिफॉर्म वियर के केस में भी। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलर कितना है, 6 है। D1 कितना है, आउटर डायमीटर 600 mm है, तो इसको रेडियस में चेंज करेंगे तो 300 mm आ जाएगा। और इनर डायमीटर कितना है, 300 mm, इसका रेडियस करेंगे चेंज तो 150 mm आ जाएगा। और लोड कितना गिवन है, 100 किलो न्यूटन गिवन है, किलो को चेंज करके 10 का पावर 3 लगा देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.12 गिवन है। आरपीएम कितना है, 90 rpm है गिवन। और जब 90 rpm गिवन है तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं 2πn/60। 2πn/60 सॉल्व करेंगे तो 9.426 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को जो पहला है कि एज्यूम यूनिफॉर्म प्रेशर, और यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में कितना पावर होगा वो निकालना है, पावर लॉस। तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना होगा। फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैं आपको बताया हूँ कि 2/3 म्यू डब्ल्यू r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब बाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 म्यू का वैल्यू 0.12 है, तो 0.12 डब्ल्यू कितना है, 100 किलो न्यूटन था, तो 100 इंटू 10 का पावर 3 कर देंगे किलो चेंज करने के लिए। आउटर रेडियस है 300 का, 300 mm में है तो 300 क्यूब। R2 है 150, तो 150 का क्यूब, R1 300 एंड R2 150। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 2800 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन mm। ठीक है, अब न्यूटन mm को न्यूटन मीटर करने के लिए क्या करना होगा कि 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2800 न्यूटन मीटर। ओके, ये तो निकला आपका टॉर्क निकला। तो पावर निकालने के लिए क्या करना होगा, टॉर्क को मल्टीप्लाई करना होगा एंगुलर वेलोसिटी से। और आप देखिए एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं 9.426 रेडियन पर सेकेंड। तो टॉर्क यहाँ से 2800 है, 2800 और 9.426 सॉल्व करने के बाद आएगा आपका, है ना, 26,400 वाट। जब इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 26.4 किलो वाट आ जाएगा। और जब यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करेंगे, यूनिफॉर्म वियर, उस टाइम क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और इस टाइम 1/2 म्यू डब्ल्यू r1 प्लस r2 यूज़ कर पाएंगे हम लोग। और इसमें डेटा पुट करने के बाद 1/2 म्यू मतलब 0.12, डब्ल्यू लोड 1000 इंटू 10 का पावर 3, r1 प्लस r2, r1 कितना है 300, r2 कितना है 150। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 2700 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन mm। ओके, इसको न्यूटन मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 2700 न्यूटन मीटर। ओके, जब पावर एब्जॉर्ब इन फ्रिक्शन, कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रिक्शन में वो निकालने के लिए जो टॉर्क यहाँ से आया उस टॉर्क को मल्टीप्लाई करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ। टॉर्क कितना है 2700, तो यहाँ 2700 और एंगुलर वेलोसिटी तो जो निकाले थे वही रहेगा, तो 9.426 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी गॉट 25,450 वाट। ठीक है, इसको हम लोग किलोवाट में चेंज करने के लिए 25.45 किलोवाट कर देंगे।
होप आपको यहाँ तक न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और आपका कॉलर एंड बेयरिंग का जो भी पार्ट था वो मैं कवर कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।